हर साल जब मानसून आता है तो देश के कई हिस्सों में हरियाली आती है, लेकिन वहीं बिहार में आती है तो तबाही, बाढ़, जो कभी प्राकृतिक आपदा मानी जाती थी, अब एक नियमित त्रासदी बन चुकी है। हर साल सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और करोड़ों की फसल तबाह हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बारिश की मार है या इसके पीछे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार और आज हम बात करेंगे बिहार की बाढ़ पर, लेकिन सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि उस भ्रष्ट व्यवस्था की जो इस बाढ़ को हर साल और भी ज़्यादा खतरनाक बना रही है। बिहार में बाढ़ का इतिहास और आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो ये काफ़ी भयावह है। बिहार का 73% इलाका हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। भारत की कुल बाढ़ प्रभावित ज़मीन का 17% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। ये काफ़ी चौंकाने वाली आंकड़े हैं। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो 15 जिले गंभीर रूप से बाढ़ प्रभावित थे, जैसे दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर और सुपौल। सिर्फ पिछले 10 सालों में बिहार में बाढ़ से करीब 2000 लोगों की मौत हुई है। हर साल औसतन 70 लाख लोग प्रभावित होते हैं। सरकार हर साल राहत कार्यों पर 1000-1500 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो हालत क्यों नहीं बदलती? मुद्दे की बात तो ये है और यही है असली सवाल। बट सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बाढ़ आती क्यों है, वो भी बिहार में हर साल। बिहार में बाढ़ के पीछे की कई वजह हैं, जिसमें कि नेपाल से आने वाली नदियां हैं, जैसे कोसी, गंडक, बागमती, मॉनसूनी बारिश, नदियों का तल ऊंचा हो जाना, जल निकासी की व्यवस्था का फेल हो जाना और सबसे बड़ी वजह इंसानी लापरवाही और भ्रष्टाचार। सरकार ने दशकों पहले फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। हर साल करोड़ों की योजनाएं बनती थी, पुल, बांध, जल निकासी प्रणाली, राहत कैंप। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? अधूरे बांध, घटिया निर्माण, कागजों पर बनी नावें और लापता राहत सामग्री। आरटीआई में सामने आया है कि कई जिलों में पंपिंग मशीन सिर्फ पेपर पर खरीदी गई है। नतीजा, लोग पानी में डूबते हैं लेकिन सिस्टम में कोई हिलता नहीं है। चलिए कुछ बातों पर गौर करते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार की कहानी, योजनाओं का सच, जो कि शुरू होता है। सबसे पहला केस अगर हम उठा के देखेंगे तो कोसी प्रोजेक्ट घोटाला 2008 की कोसी त्रासदी में कोसी नदी का बांध टूटा। हम सबको पता चला, जांच में पर यह भी पता चला कि जांच में ये बात उजागर हुई है कि बांध की मरम्मत के लिए फंड पास हुआ था, लेकिन समय पर काम ही नहीं हुआ। आखिर है बिहार के नेताओं का यहाँ पे रुतबा। कई इंजीनियर और ठेकेदारों पर जांच भी हुई, लेकिन सज़ा किसी को नहीं मिली। अब दूसरा घोटाला, नाव घोटाला। सोच सकते हैं आप, नाव का भी घोटाला होता है। 2020 में हुआ था ये घोटाला। राहत कार्यों के लिए 250 नावें खरीदी गई थी ऑन पेपर, लेकिन आरटीआई से पता चला कि ज़मीनी स्तर पर 60% नावें कभी पहुंची ही नहीं। जिन नावों की कीमत 1.5 लाख थी, उन्हें 5-5 लाख में खरीदा गया। ये खरीदा गया या हमें पेपर पे दिखाने के लिए खरीदा गया 5-5 लाख में? वास्तविक में 1.5 लाख की थी वो। तीसरा घोटाला, राहत शिविर घोटाला। राहत शिविरों में खराब खाना, टूटी टेंट, दवाइयों की कमी, करोड़ों का बजट, लेकिन लोगों को सिर्फ नाम मात्र की सहायता। जब जनता डूबी हो
और अधिकारी रिश्वत में व्यस्त हो तो बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती साहब, वो लाती है तो विश्वास का टुकड़े टुकड़े हो जाना। हमने बात करी तो काफ़ी पीड़ितों की आवाज़ में दर्द वो झलका, जिसमें कि कई दरभंगा के किसान कहते हैं कि हमारी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, सरकार कहती है मुआवजा मिलेगा, बैंक गया तो पंचायत गया, कोई सुनवाई नहीं। महिलाएं सीतामढ़ी से कहती हैं कि राहत शिविर में एक दिन खाना मिलता है, फिर कोई आता ही नहीं है और बच्चे बीमार हो जाते हैं, ना ही डॉक्टर का कोई अता पता शिविरों में। छात्राएं सुपौल से कहती है कि हमारा स्कूल 2 महीने से बंद है, घर में पढ़ाई नहीं हो सकती, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, हम पीछे रह गए। ये आवाज़ें सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है साहब, ये सिस्टम पर सवाल है, लेकिन जवाब कौन देगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसका समाधान क्या है। अगर सरकार और सिस्टम चाहे तो इस समस्या का हल है, जो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि कुछ ये प्रैक्टिकल समाधान हो सकते हैं। सबसे पहला तो अगर सशक्त बाढ़ प्रबंधन प्राधिकरण का निर्माण किया जाए, जिसमें कि सब अपना ईमानदारी से काम करे, उसमें जो है बिहार फ्लड मैनेजमेंट एजेंसी की और पावर दी जाए, और टेक्नोलॉजी, जिसमें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ड्रोन सैटेलाइट मैपिंग के ज़रिए। और दूसरा प्रैक्टिकल समाधान हम ये भी कर सकते हैं कि जो टेंडर मिलता है फ्लड मैनेजमेंट के नाम पे, उसको पारदर्शी बनाया जाए। जैसे सभी निर्माण कार्यों में ई टेंडरिंग की जाए, या फिर जो भी काम की पब्लिक रिपोर्टिंग अनिवार्य हो उसको सार्वजनिक किया जाए। तीसरा ये हो सकता है कि गांव स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम का गठन किया जाए, ताकि हर पंचायत में 5 से 10 लोगों की प्रशिक्षित टीम रहे, नाव दवा राहत किट पहले से स्टॉक में हो, ताकि कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। मुआवजा वितरण में डिजिटलीकरण हो सकता है, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू पैसा सीधा किसानों को दिया जाए, ताकि बीच में कोई घपले का चांस ही नहीं बने, सवाल ही ना उठे घोटाले का। 5वां ये हो सकता है कि अफसरों की जवाबदेही तय हो, लापरवाही करने पर उनको नौकरी से सस्पेंशन, फाइन और जेल की व्यवस्था की जाए उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। 2.5 लाख के नाव, 1.5 लाख के नाव को 5-5 लाख में दिखा के जनता के लिए व्यवस्था ही तो कर रहे हैं, ये घोटाले का व्यवस्था कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम सबको आगे आना पड़ेगा, कॉल टू एक्शन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। अब सवाल ये है, हम क्या कर सकते हैं? हम आपदाओं को नहीं रोक सकते, लेकिन भ्रष्टाचार को जरूर रोक सकते हैं। इस बात से तो आप भी सहमत होंगे। सबसे बड़ी बात है, इसमें सरकार से ज़्यादा हम लोगों की आवाज़ की ज़रूरत है। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, सरकार ऐसी अपनी मनमानी करती रहेगी। आपकी आवाज़ ज़रूरी है। लोकल प्रतिनिधियों से सवाल कीजिए, जो आपके MP MLA हैं उनसे सवाल कीजिए, सोशल मीडिया पर इन मुद्दों को उठाए, RTI डालें ताकि आपको पता लगे, और उनसे जानकारी मांगिए कि जो पैसे जिस नाम पे अलॉट हुए थे वो कहाँ गए पैसे। हमारे पास तो, किसानों के पास तो आए नहीं, तो बीच में पैसे गए कहाँ? और अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कोई देखे कि क्या हो रहा है बिहार में, जहाँ ये एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, आज वहाँ पे सोने की चिड़िया तो छोड़िए, एक चिड़िया के लिए जो दाना होता है ना, दाना देने के बराबर, उस तरह भी लोगों के साथ व्यवहार नहीं वहाँ पे किया जा रहा। लोग भूखे मर रहे हैं बाढ़ में, क्योंकि जब जनता जागती है ना, तभी सत्ता झुकती है, वरना ऐसे तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो अलविदा।
मैं हूं कुमार, आप देख रहे